Hello investors, welcome to the Best Mutual Funds 2026 by Finology। देखो 2018 के सेबी रिक्लासिफिकेशन के बाद लार्ज एंड मिड कैप ये एक न्यू कैटेगरी ऑफ फंड्स क्रिएट हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया क्योंकि यूनिवर्स जो है ना लार्ज और मिड कैप फंड्स का वो बहुत नैरो हो गया। मार्केट कैप वाइज जो टॉप 100 कंपनीज हैं सिर्फ वही लार्ज कैप हैं। 80% पैसा लार्ज कैप फंड्स को वहीं डालना है। तो उस कैटेगरी में मैंने लार्ज कैप वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया कि कैसे अल्फा या एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। इसीलिए पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी उस कैटेगरी में रिकमेंडेशन था एक इंडेक्स फंड। प्लीज वो वीडियो देख लेना। उसी तरह मिड कैप कैटेगरी का यूनिवर्स भी ना बहुत छोटा हो गया। 6000 कंपनियों में से सिर्फ 150 कंपनीज, मार्केट कैप वाइज 101st से लेके 250 कंपनीज। तो ये यूनिवर्स भी छोटा हो गया। तो अगर किसी को लार्ज कैप जो सिर्फ टॉप 100 स्टॉक्स है उतना सेफ नहीं चल रहा है, उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है लेकिन स्मॉल कैप एक्सपोजर नहीं चाहिए, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? उनके पास या तो वो मिड कैप ले सकते हैं या लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं, क्योंकि बाकी जो मल्टी कैप फंड्स हैं या फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उसमें स्मॉल कैप एक्सपोजर भी आता है और हर कोई हो सकता है उसके साथ कंफर्टेबल ना हो। तो आफ्टर सेबी रिक्लासिफिकेशन कोई अगर अच्छा एक्टिव लार्ज कैप फंड चाहता है जो पहले रिक्लासिफिकेशन के पहले थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप्स में ले लेता था 20% से ज्यादा, या थोड़ा सा स्मॉल कैप्स में भी ले लेता था, रिक्लासिफिकेशन के बाद तो स्ट्रिक्ट हो गया 80% पैसा डालना ही है, तो वो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गया कि मैं कहां जाऊं। उनके लिए ना ये कैटेगरी बहुत अच्छी है, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। इसमें ना टॉप 100 लार्ज कैप फंड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं और 150 नेक्स्ट मिड कैप फंड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। यानी फंड मैनेजर को एक ठीक ठाक बास्केट मिलता है स्टॉक्स का, 250 स्टॉक्स का, जिसमें वो अपने 40-50 स्टॉक्स पिक करे। तो कंसिडरेबल ऑप्शंस रहते हैं उसके पास अल्फा जनरेट करने के। और उसके अलावा क्योंकि अभी भी टॉप 250 स्टॉक्स में ही मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट करना है, तो सेफ्टी भी कंपैरेटिवली है। तो ये एक अच्छा बैलेंस है लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके अल्फा जनरेट करने की कोशिश करने का, बाय एक्सपोजिंग योर फंड्स टू मिड कैप। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा ये प्रूव करता है कि अगर आप इस यूनिवर्स को लो ना, लार्ज कैप और मिड कैप और इन दो कैटेगरी के फंड्स को, इनफैक्ट अगर आप उसमें मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी जोड़ दो, जो टॉप हाईएस्ट रिटर्न्स जिन फंड्स ने दिया है वो है प्योर मिड कैप फंड्स। अब प्योर मिड कैप फंड्स के साथ एक प्रॉब्लम मैंने पहले डिस्कस किया कि इन्वेस्टेबल यूनिवर्स छोटा है, और दूसरा कि मार्केट के ना पिछले 6 साल बहुत अच्छे रहे हैं और बुल रैलीज पे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये डेटा थोड़ा स्क्यूड भी है। हम प्योर मिड कैप फंड्स रिकमेंड ना करके एक हाइब्रिड अप्रोच ले रहे हैं, जहां 40-50% आपका पैसा लार्ज कैप की सेफ्टी में लगे, लेकिन सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने से अच्छे रिटर्न्स जनरेट नहीं होते, तो बाकी 40-50% पैसा वहां लगे जहां से एक्चुअली रिटर्न्स जनरेट होते हैं। और इसीलिए वी थिंक लार्ज एंड मिड कैप इज अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमने इस साल का बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड कौन सा सिलेक्ट किया। लेकिन उसके पहले, अगर आपको हमारा अप्रोच पसंद आ रहा है, इफ यू लाइक हाउ वी सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स स्टेप बाय स्टेप, तो यही समय है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, ताकि अगले फंड्स भी जो हम रिकमेंड करने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको हमारा प्रोसेस सीखना है तो इनफैक्ट नेक्स्ट वीक फिनोलॉजी 1 मेंबर्स के लिए वी आर लॉन्चिंग द फिनोलॉजी म्यूचुअल फंड कोर्स। फिनोलॉजी 1 मेंबरशिप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब वापस चलते हैं फंड सिलेक्शन की तरफ। स्टेप नंबर 1, हमें ऐसे फंड्स चाहिए थे जिनका कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, क्योंकि पिछले 6 साल जैसे मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे रहे ना। तो मैं छोटे ट्रैक रिकॉर्ड से काम कैसे चला लूं? मुझे ये भी तो देखना है कि बुरे समय में इसने कैसे किया। तो देखो, जब 2017-18 में वी टॉक्ड अबाउट पराग पारेख, तब उस फंड को 5 ही साल हुए थे, लेकिन आई फेल्ट कॉन्फिडेंट इन टेलिंग, क्योंकि वो 5 साल टीयर अवे बुल मार्केट नहीं था। तो कई बार जब आपको पिछले 5 साल वॉलेटाइल रहे हों
तो 5 साल से भी फंड मैनेजर के बारे में, फंड हाउस के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। लेकिन जब पिछले 6 साल इतने अच्छे रहे हों, तो आपको ज़्यादा लंबा पिक्चर चाहिए होता है। इसीलिए हमारा बेंचमार्क था कि 10 साल का फंड परफॉर्मेंस हिस्ट्री होनी चाहिए। अब ऐसा करते ही ना 64 में से 21 फंड्स ही बचे। मोस्ट ऑफ द फंड्स एलिमिनेट होगा। इसका एक लॉजिकल रीजन भी है कि ये जो रिक्लासिफिकेशन है, ये जो कैटेगरी क्रिएट हुई है, ये 2018 में क्रिएट हुई है। तो उसके पहले सारे फंड हाउसेस लार्ज एंड मिड कैप ये फंड नेसेसरली रखते नहीं थे। इसके बाद क्योंकि ये कैटेगरी फिक्स हो गई और ये भी डिसाइड हो गया कि एक कैटेगरी में एक ही फंड आ सकता है, तो एएमसीज ने ये कैटेगरी में फंड लॉन्च करना शुरू किया। इसलिए भी बहुत सारे फंड्स एलिमिनेट हुए। तो ये थोड़ा अनफेयर है, लेकिन हम भी मजबूर हैं और हैंड्स आर टाइड, हमको एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। तो कई बार जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो तो आपको हार्ड कॉल्स लेने पड़ते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज वो हार्ड कॉल्स सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, वी डोंट माइंड टेकिंग दोज हार्ड कॉल्स। हो सकता है कुछ अच्छे फंड इस चक्कर में एलिमिनेट हुए हों, लेकिन वो जो एलिमिनेट हुए ना, उसके कारण हो सकता है कि कोई बेटर परफॉर्मिंग जिसमें आधा 1% रिटर्न आपको और मिलता, वो एलिमिनेट हो गया हो। वी एक्सेप्ट इट, हो सकता है। लेकिन इस अप्रोच से वी एट फिनोलॉजी ना आर सेफ्टी फर्स्ट, हमें पहले सेफ्टी चाहिए होती है और फिर रिटर्न्स चाहिए होते हैं। बिकॉज अनलाइक डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट, वी बिलीव एक्विटीज में हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। वी बिलीव कि आप रिस्क कंट्रोल कर लो, मार्केट अपने आप ही 14% रिटर्न देता है, उसमें से आप पुअर परफॉर्मेंस को हटा दो, आपका रिटर्न 16% हो जाएगा। सो दैट्स द अप्रोच वी आर एमिंग फॉर। और इसीलिए एज लॉन्ग एज कोई हार्ड कॉल लेने से सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, वी लाइक टू टेक दैट हार्ड कॉल। तो हमने ये हार्ड कॉल लिया और सिर्फ 21 फंड्स ही बचे। अब इसके बाद एक सेकेंड फिल्टर था कि इनमें से कितने फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बेंचमार्क है निफ्टी 250, क्योंकि इन फंड्स का बास्केट भी यही है। तो जब हमने बेंचमार्क से कंपेयर किया तो ये 21 फंड्स में से 11 फंड्स ऐसे थे जिसने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया था, तो वो एलिमिनेट होगा। एंड वी बिलीव क्योंकि हम एक लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं, तो अंडर परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए था। इन द लॉन्ग रन तो परफॉर्मेंस आउट परफॉर्म करना चाहिए था बेंचमार्क को, इसीलिए 11 फंड्स एलिमिनेट हो गए। इसके बाद तीसरा फिल्टर था कि ठीक है, परफॉर्मेंस तो आप ला रहे हो, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या ले रहे हो, क्योंकि परफॉर्मेंस गारंटेड नहीं है। मुझे जो एक्सपेंस देना है वो तो गारंटेड है, तो खर्चा फिक्स्ड है, रिटर्न फिक्स्ड नहीं है। तो मुझे सिर्फ ऐसा फंड नहीं चाहिए जो ज्यादा पैसे लेके आउट परफॉर्मेंस दे, मुझे ऐसा फंड चाहिए जो एवरेज या उससे कम फीस लेके भी एवरेज या उससे बेटर परफॉर्मेंस दे। तो जब हमने डायरेक्ट प्लान्स का एक्सपेंस रेशो कंपेयर किया, क्योंकि एनीवेज वी रिकमेंड कि आप डायरेक्ट प्लान्स में अगर आप कॉन्फिडेंट हो या अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो आपको डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका आधा से 1% के बीच सेव हो जाता है। बहुत सारे ब्रोकर्स ये अलाउ करते हैं, जैसे मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूँ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें आपको डायरेक्ट प्लान्स मिल जाते हैं। तो जीरोधा एज अ प्लेटफॉर्म कोई कमीशन नहीं लेता। जीरोधा का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो इस कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशो है वो 0.66 है। तो हमें चाहिए था कि इनसे कम किन फंड्स का है। तो जब हमने ये फिल्टर लगाया तो 10 में से 4 फंड्स एलिमिनेट हो गए और 6 फंड्स हमारे पास बचे। अब जब ये 6 फंड बचे ना, तो बात बहुत टाइट हो गई कि इन्हें हम क्वांटिटेटिव फिल्टर से रिमूव नहीं कर सकते। जैसे स्टॉक्स में होता है ना, पहले आप स्क्रीन कर लेते हो, फिर जो ऑप्शंस बचते हैं उस पर डीप डाइव करना पड़ता है, उसमें क्वालिटेटिव मेंटल मॉडल्स यूज करने पड़ते हैं। तो जब हमने क्वांटिटेटिव फिल्टर्स खत्म हुए तो इन 6 फंड्स में हमने सिलेक्ट करने के लिए 2 चीजें देखी। एक कि कौन सा ऐसा फंड है जो कम रिस्क लेके, यानी ज्यादा लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर रहा है, फिर भी रिटर्न्स सिमिलर ला रहा है उन फंड्स के जो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, यानी ज्यादा मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर रिटर्न सिमिलर है तो मुझे ये देखना है कि रिस्क किसने कम लिया। ये एक फिल्टर था। तो हम फिनोलॉजी में विद फिनोलॉजी 30 ऑल्सो, बाय द वे इट्स रीलॉन्चिंग नेक्स्ट वीक, और इसकी ना वेट लिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीक जैसे ही इट विल रीओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट एन ईमेल। वहां भी वी प्रेफर वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो हमें ये देखना होता है कि कौन सी ऐसे फंड्स हैं जो ये ध्यान रख रहे हैं कि स्टॉक्स के लिए ओवर पे ना करें, एक ये, और कौन लार्ज कैप को ज्यादा एक्सपोजर देके भी सिमिलर रिटर्न्स ला रहे हैं। तो जब हमने ये 2 क्वालिटेटिव फिल्टर्स भी लगाए, तो इस साल वी थॉट द बेस्ट फंड इज कोटक
लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब अगले कुछ दिनों में आएगा फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और इफ़ यू थिंक व्हाट वी डू इज़ वैल्यूएबल, तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या आपके आसपास जो लोग इन्वेस्ट करते हैं और आपको दिखता है कि हमेशा गलतियां करते रहते हैं, नुकसान होता रहता है, वी ट्रूली बिलीव दिस सीरीज कैन हेल्प देम। हमारे अप्रोच में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। खास करके अगर कुछ अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ बताइएगा, इट हेल्प्स अस इम्प्रूव। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।